प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्टार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कुमार कुलदीप बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 व्रत पढ़ने वाले हैं। बेटा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो व्रत चैप्टर है इसको 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन बेटा वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्रत की डिफिनीशन, जीवा की डिफिनीशन और व्यास क्या है, ऐसे ही कुछ बेसिक डिफिनीशनें पढ़ी थी और इनसे संबंधित कुछ प्रमेय पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, लेकिन जो हम लोग 10th क्लास में व्रत पढ़ेंगे यहाँ पर बेटा, जितने भी प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे वो व्रत की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय पढ़ेंगे और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक बेटा, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी हमारे चैनल पे तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं व्रत। ठीक है, मैं रिवाइज के तौर पर व्रत की डिफिनीशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं व्रत की तो ठीक है भाई, क्योंकि हमें 10th क्लास में व्रत की स्पर्श रेखा पढ़ना है तो एक हमें मतलब जानकारी व्रत के बारे में तो होनी चाहिए ना, कि मतलब व्रत की डिफिनीशन क्या होती है, व्रत किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग व्रत समझ लेते क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, पॉइंट मतलब बिंदु ले लिया। बिंदु कैसा है? ये स्थिर बिंदु है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ओ दे दिया। ठीक है, इस बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? ए है। ठीक है, जो हमारा बिंदु ए है ये बेटा कैसा है? गतिमान है। और जो बिंदु हमारा ओ है वो बेटा क्या है? स्थिर बिंदु। ठीक है, अगर जो ए है वो गतिमान है तो अगर गति करेगा तो किस पथ पर गति करेगा? ऐसे ही तो गति करेगा, वृत्ताकार पथ पे। ठीक है, ऐसे तो गति करेगा। तो जो ये हमारी आकृति बन रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्रत। बात समझ आई ना? व्रत क्या होता है? अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ व्रत क्या है, व्रत की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग बताएंगे व्रत उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है? समान होती है, नियत होती है। देखो, निश्चित बिंदु क्या है? ओ है, इससे दूरी क्या है? आर है, और ए क्या है? एक गतिमान बिंदु। जो ये अगर ए गति करेगा तो इसी रास्ते तो ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे, है ना? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्रत बोलते हैं। ठीक है भाई, जो ए जहां से होकर जा रहा है, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? बिंदु ए का रास्ता, पथ। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता ना। तो डिफिनीशन क्या निकल के आ रही है? व्रत उस बिंदु का बिंदुपथ होता है, मतलब व्रत उस बिंदु का रास्ता होता है। रास्ता कहना सही नहीं लगेगा क्यों? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको पथ बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो व्रत होता है वो बिंदु का, उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है? समान होती है। अगर ये वाला ए यहाँ पर आ जाए बेटा तो यहाँ जो दूरी होगी वो भी क्या होगी? आर। अगर ए यहाँ पर आ जाएगा तो ये दूरी क्या होगी? आर। अगर ए यहाँ पर आ जाएगा तो ये दूरी क्या होगी? आर। ठीक, सुनिए ना बात। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्रत क्या है तो हम सिंपल शब्दों में बताएंगे कि व्रत उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है? नियत होती है या समान होती है। नियत मतलब क्या होता है? समान ना, मतलब कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, बिंदु, बिंदु की बात की जा रही है, हम लोग बिंदु की भी डिफिनेशन जान लेते हैं कि बिंदु क्या होता है। बिंदु किसी को पता है? अगर आपको पता है बिंदु की डिफिनेशन तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ठीक है, अगर नहीं पता तो चलिए देख लेते हैं। बेटा मैंने क्या लिखी इसकी डिफिनेशन? जिसकी कोई विमा ना हो। बिंदु क्या होता है? बिंदु वह आकृति है जिसकी कोई भी विमा नहीं होती। विमा, विमा समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है भाई। विमा का मतलब होता है बेटा लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। मतलब ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई हो और ना चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु। देखो, बिंदु ऐसे ही तो होता है। इसकी लंबाई कितनी है बताओ, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? कुछ भी नहीं है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बिंदु। ठीक है, समझ आई बात? अगर आप लोग
नोट्स तो बनाए होंगे ना, अगर डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। पहले तो लिखो बिंदु, बिंदु की डेफिनेशन आप लोग लिखोगे, जिसकी कोई भी विमा नहीं होती उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु। विमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब दूसरी हेडिंग आप लोग डालोगे वृत्त, ठीक है, वृत्त लिखो। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वृत्त से संबंधित कुछ। देखिए बेटा, यहाँ पर मैं कुछ 3 फिगर ड्रा करने जा रहा हूँ, ठीक। उन्हीं फिगर के माध्यम से हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन और सीखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने 3 फिगर ड्रा किए हैं, ठीक है। तीनों फिगर में क्या है, वृत्त है, और तीनों फिगर से होकर एक रेखा जा रही है, ठीक है। देखो पहले वृत्त की जो हमारी कंडीशन है उसमें क्या है, वृत्त जो है वो उसका केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। उसके जस्ट बगल की एक रेखा कौन सी जा रही है, ए बी। देखो ये जो ए बी रेखा है ये वाली, ये वृत्त को कहीं पर भी नहीं काट रही, मतलब टच नहीं कर रही या प्रतिच्छेद नहीं कर रही या काट रही है। मतलब जो ए बी रेखा है वो वृत्त को कहीं पर भी नहीं काट रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो ये रेखा है इसको हम लोग बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आई बात, क्या बोलेंगे बेटा, अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि बेटा बताओ अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो आप लोग ये बताओगे अप्रतिच्छेदी मतलब काटे ना, मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर काटे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो अप्रतिच्छेदी रेखा की डिफिनेशन तो आप लोगों को पता चल गई ना। बोलिए क्या होती है, हाँ क्या होती है, हाँ ठीक बोल रहे हो आप लोग। मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे या काटे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर फिगर। सेकंड नंबर फिगर में क्या है बेटा, ओ केंद्र का कोई एक वृत्त है, उसके अंदर से एक रेखा कौन सी जा रही, ए बी। जो ए बी है वो वृत्त को कितने स्थानों पे काट रही, 2 बिंदु पर। कहाँ कहाँ काट रही भाई, पी और क्यू पर, ठीक है। अब देखो इस स्थिति में जो रेखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्थिति में जो रेखा है बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। अब बात आती है डिफिनीशन की। अगर हमसे कोई पूछता है कि छेदक रेखा की डिफिनीशन क्या होगी, तो हम लोग बताएंगे ऐसी रेखा या वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। नहीं समझ में आई क्या बात, ऐसी रेखा, नोट करते चलो आप लोग, मैं बोलते चल रहा हूं, ठीक है। क्या हेडिंग डालना आप लोग, पहले तो डालोगे अप्रच्छेदी रेखा, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफिनीशन लिखोगे, उसके बाद ये वाला फिगर बना लोगे, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग डालोगे छेदक रेखा, उसकी डिफिनीशन लिखोगे, और उसके बाद ये फिगर बनाओगे। तो छेदक रेखा की डिफिनीशन आप लोग लिखो, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। ये फिगर ड्रा कर लेना। अब बात आती है तीसरे नंबर फिगर की, ठीक। देखो यहाँ पर भी ओ केंद्र का एक वृत्त है और कोई एक रेखा है, ठीक। रेखा कौन सी है, ए बी। ध्यान दो, देखो बेटा ये ए बी रेखा वृत्त को केवल एक पॉइंट मतलब पी बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। तो जो ये रेखा हमारी बेटा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालोगे स्पर्श रेखा, और इसकी डिफिनीशन क्या लिखोगे, ऐसी रेखा जो वृत्त को कहां पर काटे, कितने स्थान पे काटे, केवल एक स्थान पर काटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। और जो ये हमारा वृत्त चैप्टर है, इसमें जितने भी संबंधित सवाल हैं वो बेटा किससे संबंधित है, वृत्त स्पर्श रेखा से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए स्पर्श रेखा की डिफिनीशन आप रट लीजिए, ठीक है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं फिलहाल, समझना जरूरी है, ठीक, समझ लीजिए। स्पर्श रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटे, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। हो गया, डिफिनीशन लिखने के बाद आप लोग इस फिगर ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी प्रश्नावली 10 है, मतलब 10.1 है, उससे पहले जो हमारी एक प्रमेय है उस प्रमेय को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और प्रमेय को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा प्रमेय क्या है। क्या लिखा है बेटा, ये प्रमेय हमारी 10.1 है। ठीक, क्या लिखा है बेटा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय है बेटा। ये क्वेश्चन मतलब जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में प्रमेय पढ़े हो ना, वैसे ही यहाँ पर भी हमें केवल 2 प्रमेय पढ़ना है। ठीक है, और ये प्रमेय इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती। बेटा देखो, मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों क्या होता है, प्रमेय में प्रॉब्लम आती है, वो जैसे प्रमेय का नाम सुनते हैं वैसे उनके अंदर डर जैसा लगने लगता है। लेकिन बेटा मैं आप लोग डरो मत। ठीक है, सामना करो। कैसे सामना करोगे भाई, इसको अच्छे से पहले तो जो हमारी लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज को पहले अच्छे से समझो कि प्रमेय हमारी बोल क्या रही है और हमसे प्रूफ क्या करवाना चाह रहा है। ठीक, आप ये ध्यान से पहले पढ़ो। ठीक, क्या लिखा है बेटा, वृत्त के किसी बिंदु पर, मतलब कोई एक वृत्त है, उसकी किसी बिंदु पर, कहीं पर भी, ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। समझो गौर, क्या क्या वृत्त, तो हमने एक ये वृत्त बना दिया। ठीक है, अब वृत्त बनाए तो उसका कोई ना कोई एक केंद्र होगा। केंद्र क्या मतलब बेटा, बीच वाला भाग। बीच वाला भाग क्या है, ये इसका नाम मैंने क्या दे दिया, ओ। लिखा ना, वृत्त के किसी बिंदु पर, मतलब वृत्त में कहीं पर एक बिंदु ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो या यहाँ पर या यहाँ पर, कहीं पर, इस पर कहीं पर भी कोई एक बिंदु ले लो। ठीक है, तो मैंने एक बिंदु क्या ले लिया, पी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो, उसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींच दो। तो मैंने स्पर्श रेखा कौन सी खींच दी, एक्स वाई स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, जैसे जैसे प्रमेय लैंग्वेज बोल रही वैसे वैसे काम करते चलना है। ठीक, पहले समझो, 2-3 बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगी बात। ठीक है, उसके बाद जैसा जैसे बोलता जाता है वैसे हिसाब से फिगर ड्रा कर लो। ठीक, क्या लिखा, स्पर्श रेखा, हमने स्पर्श रेखा खींच दी। क्या लिखा, स्पर्श बिंदु कौन सा होगा, ये स्पर्श बिंदु मतलब जहां पर रेखा वृत्त को टच करती है या प्रतिच्छेद करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, देखो ये स्पर्श बिंदु, यहाँ से एक त्रिज्या लेके जाओ, ये त्रिज्या आ गई। ठीक है, ये क्या होगी, इस पर लंब होगी स्पर्श रेखा पर। ठीक, तो मतलब लंब मतलब क्या, यहाँ पर कितने अंश कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक, समझे ना बात। और ये जो लाइन ओ क्यू मैंने खींचा ना, ये रचना में करेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं बाद में। पहले तो हम लोग देखते हैं, देखो प्रमेय सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ज्ञात है लिखते हैं, फिर लिखते हैं इष्ट। इष्ट मतलब क्या होता है, जो हमें प्रूफ करना होता है उसको इष्ट में लिखते हैं, या लिखो सिद्ध करना है, दोनों का मतलब वही होता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग रचना लिखते हैं। अगर किसी प्रमेय में हम लोग फिगर ड्रा करने में रचना कर रहे हैं तो रचना लिखेंगे, और रचना नहीं कर रहे हैं तो रचना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है बेटा किस प्रकार मैंने ये सॉल्व किया, कैसे प्रूफ किए। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात है लिखेंगे। देखो बेटा, ज्ञात है में हम लोग वही बातें लिखते हैं जो हमें पता होती, जो हमारी प्रमेय लैंग्वेज बोलती है वही बातें हम लोग कहाँ लिख देते हैं, ज्ञात है में लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्या लिखेंगे मैं फिगर के अकॉर्डिंग, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर कोई एक बिंदु P है, P से होकर एक स्पर्श रेखा एक्स वाई खींचा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें बिंदु P से होकर एक स्पर्श रेखा एक्स वाई खींचा। ठीक है, बस इतने लिख दो, हो गया, 1-2 लाइन लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इष्ट लिखेंगे। इष्ट भाई, इष्ट मतलब होता है सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिज्या कौन है बेटा, ओपी, लंब किस पे होगी, एक्स वाई पे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे रचना। हम ये करेंगे बेटा कि एक्स वाई पर कोई एक बिंदु मैंने क्या ले लिया था, क्यू ले लिया था, और क्यू को ओ से मिलाया। ठीक है, ये लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई पर
एक अन्य बिंदु क्यों लिया, फिर लिखेंगे क्यों को ओ से मिलाया, ठीक है, क्यों को ओ से मिलाया। ठीक, देखो एक्स वाई पर कोई एक अन्य बिंदु क्या ले लिया था मैंने, यहाँ पर क्यों ले लिया था, ठीक है, फिर क्या किया मैंने ओ को क्यों से मिला दिया। ठीक, देखो जो ये ओ क्यू रेखा वो वृत्त को यहाँ पर काट रही है, इसको हमने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उपपत्ति, बेटा उपपत्ति कैसे प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा शब्द जाहिर न दे तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी 360 के आसपास कर लेना। ठीक है, देखो बेटा उपपत्ति देखते हैं हम लोग, उपपत्ति मतलब कैसे प्रूफ करेंगे कि ओपी एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिए कैसे, देखो बेटा ओ केंद्र का क्या है, वृत्त है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ओपी, ओ से लेकर पी, ओपी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, त्रिज्या। त्रिज्या की डेफिनेशन क्या पढ़े थे आप लोग 9th क्लास में, बताइए, नहीं पता क्या, देखो देख लो, अच्छा समझ लो, ये कोई ओ केंद्र का वृत्त है। ठीक है, ये परिधि है, परिधि पर कोई एक बिंदु यहाँ पर ले लो ए। ठीक है, तो देखो जो केंद्र है और ये परिधि पर स्थित बिंदु है, इसको जो मिलाएगी रेखा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसमें क्या बात, मतलब ऐसी रेखा जो केंद्र तथा परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे देखो परिधि पर स्थित बिंदु कौन है, पी है, और ये केंद्र है, तो केंद्र और पी को जो मिलाएगी रेखा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, वैसे परिधि पर स्थित बिंदु आर है और ये केंद्र है, इसको भी जो रेखा मिलाएगी उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। देखो, और एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी बेटा वो क्या होंगी, समान होंगी, बराबर होंगी। ठीक, तो मतलब क्या बात निकलेगी, ओपी और ओ आर क्या होगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओपी इक्वल टू ओ आर। ठीक, क्यों बराबर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, ये लिख देना, हो गया, इतनी बात सुनने आई। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखो जो हमारी ये ओ क्यू रेखा है, ओ क्यू, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू इक्वल टू, ओ क्यू रेखा को हम लोग तोड़ के दो भागों में लिख सकते हैं। पहला भाग क्या बनेगा हमारा, ओ आर प्लस आर क्यू, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ आर प्लस आर क्यू। ठीक है, अब ये हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ओ आर के स्थान बेटा किसको लिख सकते हैं, ओ आर इक्वल टू क्या होता है, ओपी, तो ओ आर के साथ क्या लिख सकते हैं, ओपी प्लस आर क्यू। इतना हो गया, समझ में आ रही ना बात की नहीं आ रही, आ रही होगी। यहां पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल टू ओपी प्लस आर क्यू। ओपी कैसे आया, ओ आर के स्थान में मैंने ओपी लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे पता है कि ओ आर ओपी के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद बात करें, देखो यहां पर बात क्या निकल के आ रही, क्या लिखा है, ओपी बराबर, सॉरी ओ क्यू बराबर ओपी प्लस आर क्यू, मतलब ओ क्यू और ओपी तब बराबर होंगे जब ओपी में हम लोग किसको जोड़ देंगे, आर क्यू को जोड़ देंगे। ध्यान से समझना भाई, ओ क्यू के बराबर कौन होगा, ओपी होगा, बराबर भी निशान लगा ना, ओपी, ओ क्यू बराबर ओपी, लेकिन कब, जब ओपी में हम लोग किसको जोड़े रहेंगे, आर क्यू को जोड़े रहेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, इसका मतलब कौन छोटा है, इन दोनों में छोटा कौन है बताओ, जो ओपी है वही क्या है, छोटा है भाई, छोटा है ना, तभी तो इसमें आर क्यू जोड़ रहे हैं, तब इसके बराबर हो रहा है। जैसे बोल दिया जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए 3 प्लस 3 इक्वल टू 2, इन दोनों में छोटा कौन है, ऐसे लिख दिया 3 इक्वल टू 2 प्लस 1, तो इसमें और 2 और 3 में छोटा कौन है, छोटा कौन है, 2 छोटा है ना, तभी तो 2 में 1 जोड़ रहे हैं तब 3 के बराबर हो रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। तो जो ओपी रेखा होगी वो ओ क्यू से क्या होगी, छोटी होगी। ध्यान से समझो, ओपी जो होगी वो ओ क्यू से क्या होगी, छोटी होगी। ओपी क्या है, त्रिज्या, ओ क्यू क्या है, एक्सपर्स रेखा पर स्थित कोई बिंदु जो है उसी से हम लोग जो केंद्र को मिला रहे हैं वो रेखा है। ठीक है, आप ध्यान दो, अगर यहाँ पर कोई एक अन्य बिंदु ले लेंगे, यहाँ पर मैंने मान लिया एस ले लिए, ठीक है, अगर ओ को एस से मिलाएंगे तो जो ओ एस रेखा होगी वो ओपी से क्या होगी, बड़ी होगी।
ध्यान से समझो, देखो जो OP है वो Q से क्या है, छोटी है। इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि OQ बड़ी है किससे, OP से। ये तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर से समझो, देखो यहाँ पर अगर कोई बिंदु यस है, अगर इसको ऐसे मिलाएंगे तो जो एस होगा वो OS जो होगा OP से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लें T, O को T से मिलाए तो जो OT रेखा होगी वो क्या होगी, OP से बड़ी। अगर यहाँ पर कोई एक बिंदु U ले लें तो अगर OU को मिलाएंगे तो जो OU रेखा होगी वो OP से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर हम लोग XY रेखा पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले रहे हैं, उस बिंदु को अगर O से मिलाएंगे तो जो हमारी रेखाखंड बनेगी उससे OP रेखा क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे XY पर स्थित किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड हमेशा OP से क्या होगा। ठीक है, अब दिख रहा है ना, देखो केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड हमेशा किससे बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे तो बात प्रूफ हो गई ना कि जो OP होगी वो XY पर क्या होगी, परपेंडिकुलर, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ऐसे प्रूफ होगा। चलिए बेटा, आज के दिन बस इतना है। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।